$50 देना चालू करेगा। वही इनकी मंशा होती है और दूसरा कुछ नहीं होता। और अच्छी बात यह है कि उनकी वजह से, क्योंकि नेगेटिव चीज पहले वायरल होती है, पॉजिटिव बाद में होती है, और उसी नेगेटिव चीजों की वजह से जिनको भी स्टडी करना नहीं होता है वो लोग प्रिंटआउट की स्टडी करते हैं, समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा ऐसे यूट्यूबर को जो हमारे वेल विशर है। थैंक्स टू ऑल ऐसे यूट्यूबर। तो दोस्तों अब मॉर्गन स्टैनली इनके साथ नहीं है, तो आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मॉर्गन स्टैनली का नाम लेके कई सारे लोग आज भी डालते, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अब ना डाले प्लीज। अब वो नहीं है। अब आप डालिए मिडल ईस्ट की रॉयल फैमिली $1 बिलियन इन्वेस्ट चलेगा, ठीक है दोस्तों। इनको आज से नहीं 2019 से काम किया जा रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन बनाना, वैलेट बनाना आसान नहीं है। एक बार ब्लॉकचेन तो चलो एक चेन पे बनती है, बन जाएगी, लेकिन मल्टी चेन, मल्टी करेंसी वैलेट बहुत क्रिटिकल होता है। स्वैपिंग हो गया, क्रॉस चेन हो गई, कई सारी चीजों के पैरामीटर, काउंटिंग बहुत खतरनाक। इतनी सारी चेन को कनेक्ट करना, आज की डेट में हमारे फिनटॉच के वैलेट में 6 चेन ऑलरेडी डाल दी। आपको मीटिंग के बाद में लाइव दिखाऊंगा कौन कौन सी 6 चेन इन्होंने इंटीग्रेट कर रखी। तो 2019 से ब्लॉकचेन बनाने का, वॉलेट बनाने का काम चल रहा है, और ब्लॉकचेन को 2021 एंड तक काफी हद तक रेडी कर दिया। रेडी करने के बाद जब अमेरिका में ब्लॉकचेन समिट हुआ, उस समिट में इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को वहां दर्शाया, लोगों के सामने रखा, जूरी के सामने रखा। तो इस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग इनको टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया अमेरिका के अंदर, सैन फ्रांसिस्को। मतलब आप सोच सकते। उसके बाद लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि लोन देना और लोन लेना, सुपरविजन के लिए चाहिए कोई, वैलिडेशन के लिए चाहिए कोई, मॉनिटरिंग के लिए चाहिए कोई। ये सेंट्रलाइज सिस्टम तो है ही नहीं कि भाई फाइल हमने बैंक में जमा कर दी, अब अपना मैनेजर चेक कर रहा है, क्लर्क चेक कर रहे हैं कि भाई आपका आधार कार्ड सही है, पैन कार्ड सही है, बैंक स्टेटमेंट है, ITR है, घर के डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट लो। उसके बाद आपका सिविल स्कोर है, वो तो सेंट्रलाइज में सारा कुछ चेक करेंगे, लेकिन डिसेंट्रलाइज लोन लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट में कौन चेक करेगा? इसके लिए इन्होंने वर्ल्ड की 30 से 35 अलग अलग कंट्री की कंपनियों को, कुल मिला के 100 कंपनी डिसेंट्रलाइज तरीके से सुपरवाइजरी नोड बना के यहाँ पे डाला था, जिसमें से कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कैलिफोर्निया से वीडियो, सिंगापुर से लिंको, ऑस्ट्रेलिया से क्रिप्टो, वाशिंगटन DC से कॉइन सेंटर। ऐसे कुल मिला के 100 कंपनीज है, जिसकी लिस्ट आप पूरी चेक कर सकते हो, उनका बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, और सारे के सारे क्रिप्टो बेस्ड अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। क्रिप्टो में फाइनेंस से लेके, इन्वेस्टमेंट से लेके, सपोर्टिंग से लेके, सर्विस से लेके, गाइडेंस से लेके, गवर्नमेंट रूल्स को लेके, सारे बड़ी बड़ी कंपनी, ऐसी कुल मिला के 100 कंपनी जो एज ए सुपरवाइजरी नोट काम कर रही है। क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट बनाने के बाद इन्होंने टारगेट रखा था दोस्तों कि दिसंबर 2023 तक पूरे दुनिया में हमें 10 मिलियन लोगों को सब्सक्राइबर बनाना है, वॉलेट का यूजर बनाना है, एज ए लैंडिंग बेस हो, एज ए बोरोवर बेस हो, एज ए वॉलेट यूजर के बेस हो। लेकिन यकीन मानिए, जो दिसंबर का टारगेट था 10 मिलियन का, मतलब 1 करोड़ का, वो 16 मार्च 2023 को पूरा कर दिया। बताइए, 9 महीने पहले। और आज की डेट में ये आंकड़ा 20 मिलियन पहुंचा है, मतलब 2 करोड़। तो सोचो, दिसंबर का जो 10 मिलियन का टारगेट है वो मेरे ख्याल से 10 बिलियन तक चला जाएगा। ऐसे नहीं हुआ दोस्तों, इसके लिए नवंबर से कंपनी पूरे वर्ल्ड में रोड शो करते जा रही है, इवेंट करते जा रही है, अपने सारे प्रोजेक्ट को प्रमोट करते जा रही है, जिसके लिए इन्होंने सिलिकॉन वैली, लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कुआलालंपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सियोल,
उसके बाद जनवरी में इंडोनेशिया, फरवरी में वियतनाम, मार्च में मलेशिया और अब 14 तारीख को है साउथ कोरिया, जेजू आइलैंड। स्क्रीन रिकॉर्ड करो पूरी। उसके बाद मंथ के एंड में थाईलैंड, उसके बाद दुबई, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, कंटिन्यू चलते रहेंगे। हर महीने में कम से कम 2 इवेंट करते जा रहे बड़े बड़े अपने प्रोजेक्ट को दुनिया में प्रमोट करने की। रही बात हमारे इंडिया की, इंडिया में भी इन्होंने ट्राई किया था लेकिन वीजा नहीं मिला। वीजा नहीं मिलने का रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। जब इन्होंने वीजा अप्लाई किया तो उसके अंदर आने का रीजन ये डाला था कि हम इंडिया में क्रिप्टो के लिए आ रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट के रोड शो के लिए आ रहे हैं और इवेंट के लिए आ रहे हैं। तो क्रिप्टो का नाम सुन के इनके वीजा को रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि हमने कहा था कि भाई साहब विजिटर बन के आओ और इवेंट करके चले जाओ। बोले नहीं, जिस काम के लिए आया वही रीजन डालेंगे, गलत बोल के क्यों आएंगे। बड़ी चीज है। इसीलिए उनको वीजा अब तक नहीं मिला, लेकिन प्रोसेस जारी है। अब डेला डाले जैसे ही प्रोसेस जारी कंप्लीट हो जाएगी, इंडिया में भी इवेंट होगा। क्योंकि आज इंडिया में अच्छे लेवल पे अचीवर निकलते जा रहे, शुरू में नहीं थे। आज 2 महीने के अंदर हमारे ग्रुप की अगर बात करें, ये प्लान के बाद आपको क्लियर होगा कि जीएम किसको कहते हैं, वीपी किसको कहते हैं, एसवीपी किसको कहते हैं। 125 के करीब जीएम निकल चुके हैं, 30 के करीब वीपी निकल चुके हैं और लगभग 4 एसवीपी निकल चुके हैं। और इस महीने में कंपनी ने जो चैलेंज दिया, उस चैलेंज को देखते हुए बहुत सारे लोग बहुत बड़े लेवल पे पहुंचने वाले। तो ये इतना आसानी से इतना बड़ा टारगेट नहीं हुआ दोस्तों, 2 करोड़ 2 महीने में, जिसके लिए कंपनी ने कई सारे इवेंट, और ये इवेंट करने के पीछे, कम्युनिटी क्रिएट करने के पीछे कंपनी का एक ही मकसद था कि बहुत जल्द इनको अपना आईपीओ लिस्टिंग करना है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज नास्डैक, जिसका टारगेट 2025 था। क्योंकि इनको पता नहीं था कि इतने जल्दी इतनी कम्युनिटी बनेगी। दिसंबर का 2023 का टारगेट था 10 मिलियन का, जो अप्रैल के एंड तक, सॉरी मार्च के एंड तक, अप्रैल तो अभी चल रहा है, 2 करोड़ हो चुका। इसीलिए 2025 की जगह अब इन्होंने लिस्टिंग का प्लानिंग 2024 में कर दिया। तब कंपनी का मार्केट कैप चला जाएगा $10 बिलियन और टोटल सब्सक्राइबर 100 मिलियन, जिसकी वजह से फिनट्रस्ट एक यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली। और दुनिया में बहुत ऐसी कम कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी। तो दोस्तों, कंपनी का ब्लॉकचेन, कंपनी का वॉलेट, कंपनी का लैंडिंग बोरोइंग, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की इक्विटी, ये सब देखते हुए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड, और बहुत जल्द फिनट्रस्ट अपना डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, डेक्स बोलते हैं, लॉन्च करने जा रहा है, जो दुनिया का पहला एक्सचेंज होगा जिस एक्सचेंज में आप फिएट करेंसी के साथ, किसी भी कंट्री के लोकल करेंसी के साथ P2P लेन देन कर पाओगे। जैसे बाइनांस में सेंट्रलाइज तरीके से P2P चलता है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज तरीके से चलेगा, जो आज की डेट में दुनिया में कहीं नहीं है। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लिस्टिंग इनको नास्डैक में करना था, उसका टेस्टिंग इन्होंने 2 जनवरी को कर लिया था टाइम स्क्वायर में, जहां पे पूरी स्क्रीन चलती है नास्डैक। सारे प्रमोशन वहीं पे होते हैं पूरे अमेरिका में, किसी भी स्टॉक मार्केट में। तो ये पूरा बेस स्ट्रॉन्ग है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं? एज अ लेंडर हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेंडर मतलब इन्वेस्ट, मिनिमम $100 से हम शुरुआत कर सकते हैं और $100 के मल्टीपल में हम इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट केवल 7 दिन का होता है, ओनली 7 डेज, और ये 7 दिन तक डेली का आपको 1% दिया जाता है, जो कि डिसेंट्रलाइज है।
हमारा 1 रुपया भी FinTouch में नहीं जाता है। FinTouch एक केवल प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेज़न है, ओला है, उबर है, ओयो है, नेटफ्लिक्स है, जोमेटो, वैसे ही FinTouch है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड। 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट, डेली 1%। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई $10,000 लगाता है तो डेली उसको 1% के हिसाब से $100 आएगा। प्रॉफिट को डेली विड्रॉल कर सकता है। 7 दिन के बाद उसकी अपनी इच्छा है, अगर वो सेटिस्फाइड है, सब कुछ बेहतरीन है, तो क्या करेगा? रीइन्वेस्ट करेगा। उसको लगता है नहीं यार, मुझे अब निकल जाना चाहिए, क्या करेगा? रिडीम कर लेगा, निकल जाएगा, सिस्टम को बाय बाय करेगा। 7 दिन का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे आप 3 चेन की कोई भी करेंसी लगा सकते, बाइनेंस चेन, ट्रॉन चेन, इथेरियम चेन। आज तक आपने कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखे, लेकिन FinTouch जैसा कॉन्ट्रैक्ट आज तक दुनिया में नहीं आया। बाकी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था, किसी एक ब्लॉकचेन पे बना दिया 50,000, लाख, 1.5 लाख में, किसी एक टोकन को सिलेक्ट कर लिया या स्टेबल कॉइन को सिलेक्ट कर लिया, बस एक एड्रेस बनता है, उस एड्रेस में लोग डिपॉजिट करते जाते हैं, उसी के अंदर ही प्लान बनाया, जो आया उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन किया, मतलब इसकी टोपी उसके सर, आपसे लिया, किसी को दिया, किसी से लिया, किसी को दिया, एक लिक्विडिटी दिखती है। और आप खुश होते, 20 लाख जमा है, 30 लाख जमा है, $40 लाख जमा है, और बाद में ओम फट स्वाहा। और इसीलिए लोग यहाँ पे भी पूछते, सर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भेजो ना। अरे पहले चीज को तो समझो यार। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बिटकॉइन लगा सकते हो, BNB लगा सकते हो, ट्रॉन लगा सकते हो, फिल लगा सकते हो, डॉजी लगा सकते हो, शिब लगा सकते हो, मतलब ये 3 चेन पे काफी सारी करेंसी है। यूएसडीटी की 4 यूएसडीटी लगा सकते हो, TRC20, ERC20, BEP20, BUSD। अब इतनी सारी करेंसी का कौन सा एड्रेस दे दो भाई साहब? कौन सा एड्रेस बनेगा बताओ जरा? क्या किसी एक एड्रेस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया क्या? क्योंकि यहाँ पे ये P2P है भाई साहब, DeFi के साथ साथ ये P2P है। आपका पैसा इंस्टेंट चला जाता है बोरोवर के पास। वो भी प्रोसेस आपको बता दूंगा मैं कैसे कैसे होता है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये डाली गई है दोस्तों, कि जो करेंसी हम इन्वेस्टमेंट करते वही करेंसी में प्रॉफिट आता है, और वही करेंसी आपको वापस। आज तक क्या होता था क्रिप्टो के अंदर, हमने लगाया सोना और पकड़ा दिया सोना बता के पीतल। किसी भी टोकन के अंदर हम लोग चेकिंग में हो, ROI में हो, क्या करते हैं? मैक्सिमम कंपनियां USDT TRC20 रखती है पेमेंट मेथड, BEP20 रखती है, BUSD रखती है, मैटिक रखती है, ठीक है। लेती है सोना और देते, पकड़ाते अपने टोकन। भाई साहब 1 सेंट का भाव है, 10 सेंट का भाव है, $10 जाएगा, $50 जाएगा, और बाद में हो जाता है मिट्टी। हमने दिया सोना और हमको पकड़ा दिया मिट्टी, सोना बता के। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपने अगर सोना दिया है तो रिवर्स में सोना ही मिलेगा। मतलब जो करेंसी लगाते हो वही करेंसी डेली बेसिस पे प्रॉफिट में आती है, और जब कैपिटल निकालते हो तो वही एक्चुअल जो डाली है वही मिलेगी। अच्छा है या बुरा? आपको चीजों को समझना है। भले मैं टाइम आपका ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन एक एक चीजों को क्लियर करना जरूरी है। क्लियर? जो भी आपको प्रॉफिट आ रहा है उसको आप डेली विड्रॉल कर सकते हो, 7 दिन के बाद आपके कैपिटल को निकाल सकते हो। डेली जो आपको प्रॉफिट आ रहा है उसको अगर आप डेली नहीं निकालते हो तो इसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है। कितनी मिलती है देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको $10,000 का दिया था, यहाँ पे $100 डेली का आ रहा था आपको। इसको आप डेली निकाल सकते हो, अभी भी बोल रहा हूँ।
नहीं निकालते हो तो इसके ऊपर आपको डेली का कंपाउंडिंग बेसिस पे 1.5% पर डे मिलता है। एग्जाम्पल, अगर 30 दिन तक रखते हो, कंपाउंडिंग करते हो कैपिटल और प्रॉफिट, तो 30% की बजाय 37.5% पर मंथ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने कंपाउंडिंग कर लिया तो ये लॉकिंग हो गया, निकाल नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी निकालो। 24 आवर तक सिस्टम वेट करता है आपके विड्रॉल का। अगर आपने अपने प्रॉफिट को विड्रॉल नहीं किया तो अपने आप उसके ऊपर कंपाउंडिंग चालू हो, जिसके लिए किसी भी तरह का कोई लॉकिंग नहीं है, नो लॉकिंग। जब मर्जी हो 24/7 आप अपने प्रॉफिट को विड्रॉल कर सकते हैं। और जब प्रॉफिट विड्रॉल करने जाते हो तो आपके प्रॉफिट पे 5% की फीस लगती है, जो फिनटॉच का प्रॉफिट है आपको सर्विस प्रोवाइड करने का। ध्यान रखना, फिनटॉच भी कहाँ का हमसे कमाता है। 5% तो प्रॉफिट पे हो गया, लेकिन आपके कैपिटल पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन नहीं है, वो पूरी तरह से आपका, क्योंकि आपने लोन दिया, सामने वाले ने लोन दिया, जब वापस देगा तो पूरा ही देगा, उसमें कटौती कहाँ से होगी भाई साहब, हो ही नहीं सकती। तो आपके कैपिटल में कोई भी डिडक्शन नहीं। तो ये हमारा पहला चैप्टर था एज ए इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट पे 8% और आए हुए प्रॉफिट पे 1.5%। सेकंड पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। सेकंड पार्ट है रेफरल प्रोग्राम। रेफरल प्रोग्राम के अंदर जब आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, अपने साथ लोगों को डायरेक्ट में जोड़ते हैं, जितना भी उनका बिजनेस और उस बिजनेस पे उनको जितना भी प्रॉफिट जाता है डेली का 1% के हिसाब से, उसका 15% आपको डेली मिलता है, क्योंकि एक पैसिव इनकम। दोस्तों, पैसिव इनकम में बहुत बड़ा जादू होता है, क्योंकि हमने जितने भी वन टाइम वाले प्रोजेक्ट में काम किए हैं, जब तक काम चला, जिस दिन बिजनेस आया उस दिन कमीशन मिला, जिस दिन बिजनेस नहीं आया उस दिन ठन गोपाल। सही है ना? लेकिन यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे एक पैसिव इनकम, और ऐसी पैसिव इनकम जो आपकी डेली बेसिस पे इंक्रीमेंट करती जाती है, बढ़ती जाती है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो अपना बता सकते हैं कि डेली बेसिस पे उनके इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबके हो रहा है। किसी को मान लो $10 आले तो कर 12, फिर 15, फिर 50, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। यहाँ पे आपको आरओआई का 15%, मतलब एग्जांपल देखो, किसी ने आपके डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस लगाया, एक आदमी हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, उनको जाना है 1% के हिसाब से $100। उस $100 का डेली आपको 15%, मतलब $15 डेली। सेकंड लेवल की बात करें, सेकंड लेवल पे जितना बिजनेस लगता है उस बिजनेस के आरओआई का 10%। फॉर एग्जांपल, सेकंड लेवल पे $50,000 का बिजनेस लगा, तो टीम में जाना है $500, और उस $500 का 10%, मतलब $50 डेली। तो कुल मिला के ऐसे सिचुएशन में डेली का आपका $65 सेट हो गया। और ये कब तक आएगा? जब तक ये लोग अपना कैपिटल विड्रॉल नहीं करते। जिस दिन करेंगे उस दिन बंद। लेकिन जब सिस्टम अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा है, डिसेंट्रलाइज है, ट्रस्टेबल है, और सारा कुछ स्टडी करने के बाद, कॉन्फिडेंस लेने के बाद, सेटिस्फेक्शन लेने के बाद हम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कोई निकालेगा। निकालने वाले टेस्टिंग के लिए निकाल चुके, वापस लगा दिए, बढ़ा के लगा दिए। ट्राई भी हर तरह का लोगों ने कर लिया पिछले 2 महीने में। 7 दिन में निकाल के भी देख लिया, बाद में लगा के भी देख लिया, विड्रॉल करके देख लिया, हर एक तरीके से एक्सपेरिमेंट सभी लोगों ने कर रखा है। यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम में केवल 2 लेवल की इनकम, ओनली 2 लेवल। तो यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है, आपको पता है, हर एक आदमी 1-1, 2-2 आईडी लेके उतरता है, तो इसमें ज्यादा कोई बड़ी इनकम का दायरा नहीं दिखता। लेकिन लीडर्स के लिए कंपनी ने टीम मैनेजमेंट बोनस रखा है, जो बहुत बड़ी ह्यूज अर्निंग
डेली बेसिस पे पैसिव इनकम की तरह हमें। अब इसके लिए रैंकिंग के लिए यहाँ पे लीडर का अपना परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है, पहले इधर जिसको हम रैंकिंग कहते हैं। पहली रैंक अचीव करने आपको 5 डायरेक्ट करने होंगे जो कम से कम $100 के हो तो भी चलेंगे। और एंटायर टीम का बिजनेस $50,000। एंटायर टीम मतलब आपके डायरेक्ट में हो सकती है, इनडायरेक्ट में हो सकती है, अनलिमिटेड डेप में हो सकती है, मल्टीपल लेग में हो सकती है, एक लेग में हो सकती है, कोई मायने नहीं रखता, कहीं भी हो। आपके नीचे $50,000 का बिजनेस होना चाहिए तो आप बन जाते हो जनरल मैनेजर। और एक जनरल मैनेजर की डेली की कम से कम इनकम होती है $100। और आज की डेट में $100 मतलब 8,900 रुपए, मतलब महीने के हो गए 2.5 लाख प्लस। सिंपल सी कैलकुलेशन। क्योंकि जनरल मैनेजर को टोटल टीम के टर्नओवर का जो भी ROI बनता है उस ROI का 20% दिया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने, कितना टर्नओवर हुआ? $50,000। अब इस $50,000 का 1% कितना जाएगा? टीम का $500। उस $500 का डेली आपको 20% मिलेगा, मतलब $100 पर डे और $3,000 पर मंथ। इंटू 89 कर लो, 2.5 लाख से ऊपर ही जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट रैंक पे चलो। आप GM बन गए, आप एक लीडर बन चुके हो, आपने अपने आप को मतलब परफॉर्म किया है, अपने आप को प्रूव किया है कि हाँ मैं एक लीडर हूँ, मेरी टीम इतनी बनी है, मेरा इतना बिजनेस हुआ। अब आपको क्या करना? आपके टीम में 2 अलग अलग लेग में एक एक GM क्वालिफाई करना है और टोटल टीम का बिजनेस $1.5 लाख, जिसमें GM का $50,000 कैलकुलेट होता है। मतलब यहाँ पे बिजनेस एक्यूमुलेट बोलते हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है आप बन जाते हो वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट की डेली की मिनिमम इनकम $250 से $300 निकल, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को टोटल टीम के टर्नओवर का जो ROI बनता है उसका 30%, जिसमें से 2 GM का कमीशन माइनस होके जो अमाउंट बचती है वो वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है। थर्ड रैंक की बात करें, आपके नीचे अब 2 GM बन गए, आप VP हो गए। अब उनको ही 2 आदमी को अगर आप VP बना देते हो और टोटल टीम का बिजनेस $5 लाख होता है तो आप बन जाते हो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का डेली का इनकम कम से कम $600 से लेके $1,500 पर डे का बनता है, क्योंकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को टोटल टीम के ROI का 40% दिया जाता है, जिसमें से 2 VP का कमीशन माइनस होके आपके पास मिलता है। उसके बाद फोर्थ रैंक की तरफ बढ़ते हैं। जिन लोगों को आपने VP बनाया था उनको ही 2 लोगों को अगर आप SVP बना दो, 2 लोग चाहिए अलग अलग लेंगे और $20 लाख का बिजनेस। अपने टीम में 2 लोगों पे फोकस करो, उनको आगे बढ़ाते जाओ, उनके नीचे 2-2 आदमी को आगे बढ़ाते जाओ। हर एक को बोलो आपको 2 लोगों को डेवलप करना, 2 लोगों का भला, ज्यादा हो अच्छी बात। यहाँ रैंकिंग के लिए सिर्फ 2 क्वालिफायर, 2 GM, 2 VP, 2 SVP, 2 SVP और $20 लाख का बिजनेस, तो आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेली की इनकम कम से कम $1,500 से लेके $5,000, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को टोटल टीम के ROI का 50% दिया जाता है, जिसमें से 2 SVP का कमीशन माइनस होकर जो बचता है वो उनको दिया जाता है। दोस्तों केवल 2 लेग आदमी नहीं चलाता, की जरूरत है रे? एक बार आप ED रैंक पे या किसी भी रैंक पे पहुंचते हो तो बीच में जो गैप कमीशन है वो 10% का तो है ही है, लेकिन डायरेक्ट अगर आप जो लोग GM नहीं है या फिर इतना बड़ा बिजनेस नहीं हुआ उनके ROI पे सीधा आपको 50% मिलता है।
बहुत बड़ी इनकम होती है। उसके बाद लास्ट रैंक पे चलते हैं, जिनको आपने एसपीवी बनाया था 2 लोगों को अलग अलग लेख में, उनको ईडी बनवाओ और $60 लाख का बिजनेस। तो आप बन जाते हो मैनेजिंग डायरेक्टर, और एक मैनेजिंग डायरेक्टर की डेली की इनकम कम से कम $13,000 से लेके $30,000। पिलर में पर कुछ हल्ला बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आज तक पिछले 2 महीने में इंडिया में एक भी एमडी नहीं, केवल ईडी तक पहुंच। अगर जीएम की बात करूं 125 मेरे टीम में हुए, वीपी लगभग 29 से 30 होते, एसवीपी 4 होते, एमडी पूरे इंडिया में कोई नहीं। लेकिन दोस्तों बहुत जल्द, आज अगर मान लो 4 तारीख है, मुश्किल से 10-12 दिन आपको इंडिया में एमडी मिलने चालू हो जाए। तो ये था टीम मैनेजमेंट बोनस। टोटल आरओआई का 60% बांटा जाता है। और जहाँ पे रैंकिंग सिस्टम होती है दोस्तों, वहां पे ये सिचुएशन आती है सेम रैंक पे 2 लीडर को पहुंचना होता ही होता। मान लो आप जीएम हो, तो यहाँ पे सेम रैंक का डिफरेंस का भी कुछ कमीशन रखा गया। जब तक आप जीएम थे आपको डेली $100 आ रहे थे, अब आपके नीचे कोई दूसरा जीएम बन गया, अब वो ले जाएगा $100 और आपको मिलेगा उसका 20%। दूसरा जीएम बनेगा आप वीपी हो जाओगे। जब तक दूसरा जीएम नहीं बनता है तब तक अदर लेग से आपको पूरा आरओआई का 20% मिल ही रहा है, और इस जीएम के मैनेजमेंट बोनस का 20%। या तो आपके पास ऑप्शन है जीएम से वीपी, वीपी से एसवीपी, एसवीपी से ईडी, ईडी से एमडी। लेकिन जो एमडी बन गया उसका क्या? जब तक एमडी था बेचारा $30,000 तक डेली ले रहा था, अब उसके नीचे और दूसरा कोई एमडी बन गया। अब ऐसा ही नहीं कि दूसरा एमडी बनेगा तो इसके ऊपर की कोई रैंक है ही नहीं। ऐसे कंडीशन में फिनटॉच अपने प्रॉफिट का पूल बनाया हुआ है, उस पूल का 10% हिस्सा ऐसे एमडी को दे। ये लाखों में भी हो सकता है, हजारों में भी, डिपेंड करता है कितने एमडी है, कितना डेली का फिनटॉच का पूल का इनकम हो रहा है। इसलिए इसमें फिक्स अमाउंट नहीं आता। तो सेम रैंक डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया। अब तक मैं आपको थोड़ा रिमाइंडर कर दूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। इन्वेस्टमेंट पे 1%, आए हुए प्रॉफिट को विड्रॉल नहीं करते हो तो उसके ऊपर 1.5%। रेफरल में पहले लेवल में आरओआई का 15%, दूसरे लेवल में आरओआई का 10%। उसके बाद 5 रैंक, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद सेम रैंक डिफरेंस 20% का। ये अगर कुल मिला के हम डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर, क्योंकि किसी भी सिस्टम में जब तक प्रॉपर कैलकुलेशन हम नहीं समझते और उस कैलकुलेशन के आधार पे सिस्टम को हम अगर तराशते हैं, समझते हैं, और उसके बाद जब दोनों पैरामीटर सेट होते हैं, कैलकुलेशन सेट होते हैं, तब जाके हमें उस सिस्टम में काम करना है। जबकि हम लालच के चक्कर में आके कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन ही सेट नहीं होता है। कहां से आएगा, कहां से देगा, क्यों देगा, कैसे देगा, किसी को पता नहीं, बस लग जाता। लेकिन यहाँ पे जो आपको इनकम सारी दिखाई है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 1.92%। अगर डेली का 1.92% डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे ज्यादा अगर जनरेट होता है तो सिस्टम में काम किया जा सकता। अगर ये रोटेशन कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं, तो ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, जल्दी कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसे सिस्टम में हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं तो कहूंगा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा अगर रेवेन्यू जनरेट का सिस्टम है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सिस्टम को कभी कुछ हो सकता है, जो कि डिसेंट्रलाइज के साथ P2P है। तो क्या आप देखना पसंद करोगे कि 1.92% डिस्ट्रीब्यूशन में सिस्टम अगर कम से कम 2% डेली का नहीं कमाएगा तो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन्होंने जो लैंडिंग बोरोविंग प्रोजेक्ट बनाया दोस्तों,
वो ब्लॉकचेन बेस्ड पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग बना है। अब आते मेन प्रोजेक्ट पे, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे बोरोवर को दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है, कौन उसको वैलिडेट करता है, कौन उसको चेक करता है, कौन मॉनिटर करता है, कौन सुपरविजन करता है। जब देते हैं उसने मान लो ट्रेडिंग करना चालू कर दिया, लॉस कर दिया, उस कंडीशन में लेंडर इन्वेस्टर का क्या होगा, एनपीए डिक्लेयर होगा या फिर पैसा डूब जाएगा। ये सारी चीजें अब मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ लेंडर, एज अ इन्वेस्टर। जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है 7 दिन का, डेली 1% के हिसाब। कितने दिन का? 7 दिन का। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तुरंत जो 100 सुपरवाइजरी नोड है उसमें से 10 एक्टिव होते और एक मल्टी सिग्नेचर बनती, एक लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एड्रेस जनरेट होता है जिसके अंदर है डिपॉजिट। और उसी टाइम तुरंत ये बोरोवर को दिया जाता है। अगर बोरोवर कहता है मुझे 1 दिन के लिए चाहिए तो 2.5%, और अगर उसको 7 दिन के लिए चाहिए तो डेली 2%। आपका भी 7 दिन के लिए, बोरोवर के लिए 7। बोरोवर को 8 दिन के लिए नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 7 दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसके दूसरे मिनट में आप अपना विड्रॉल निकालने के लिए रेडी हो गए, तो विड्रॉ आपको कैपिटल देगा कौन? फिनटॉस दे नहीं सकता, फिनटॉस ने आपका पैसा लिया ही नहीं है, वो लिया है लोन वाले ने, बोरोवर ने। तो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट सेम, पहले तो करना कि 2 7 महीने दिन। 16 और निकाल लेना, सबसे पहला रीजन ये है। अगर किसी ने 1 दिन के लिए लिया तो 1 दिन के बाद वो सिर्फ 1 दिन वालों को ही जाएगा, तो भी 7 दिन में 7 कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। आपका भी 7 दिन, लेने वाले का भी 7 दिन। अब जब लेने वाला 7 दिन वाला जो आता है, जैसे ही वो अप्लाई करता है, ऑटोमेटिक 10 सुपरवाइजरी नोड एक्टिव होते हैं। रैंडमली कोई भी हो सकते 100 में से। इसको कहा जाता है जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी, मल्टी सिग्नेचर टेक्नोलॉजी, जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी, सुपरवाइजरी नोट्स के साथ, वो भी डिसेंट्रलाइज। अब दूसरे पैरामीटर क्या लगते हैं? जब बोरोवर लोन लेने जाता तो उसको 3 चीजें सिलेक्ट करनी पड़ती। एक तो चेन, जो हमारे पास 3 चेन है, बीएससी, ट्रॉन, इथेरियम। इसके अलावा क्रॉस चेन में वो ट्रेडिंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेन उसको पहले सिलेक्ट करनी है। उसके पास कितना अमाउंट पड़ा, चाहे यूएसडीटी बीपी20 में हो सकता है, टीआरसी20 में हो सकता है, या किसी भी करेंसी में हो सकता है, जो भी वो करना है। सबसे पहले उसको मार्जिन रेट सिलेक्ट करना है जो 4 दे रखती है, 20, 30, 40, 50। उसके बाद उसको बोरोइंग साइकिल सिलेक्ट करना है, 1 दिन या 7 दिन। ठीक है, जैसे ही सिलेक्ट करके कंफर्म कर तो तुरंत सुपरवाइजरी नोड एक्टिव होते और तुरंत उसके मार्जिन के हिसाब से उसमें उसके इन्वेस्टमेंट पे स्टॉप लॉस लग जाता है, ना कि ट्रेडिंग पे। ध्यान देना, वो पता नहीं आगे कौन से करेंसी में ट्रेडिंग करने वाला, हमें नहीं पता। उसको प्लेटफॉर्म भी यही दे रखा है, उसको यहाँ पे लोन लेके बाइनांस पे जाके ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। उनको यहीं पे 3 एक्सचेंज दिए गए, पैनकेकस्वैप, सनस्वैप, यूनिस्वैप, जो बीएससी चेन पे है, ट्रॉन चेन पे, इथेरियम चेन पे। भाई साहब, आप लोन ले रहे हो, लोन लेके आप कहीं और जाके गंवा दोगे, हमें पता नहीं चलेगा, रिकवर कैसे करेंगे? आपको ट्रेडिंग ही करना है, ट्रेडिंग के लिए लोन चाहिए, तो प्लेटफॉर्म भी यही है जिसमें आप काम करना है करो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दुनिया की जितनी क्रिप्टो करेंसी बनी है उसमें से 90% क्रिप्टो करेंसी इन्हीं 3 चेन पे बनी हुई है, चाहे बाइनेंस पे हो, चाहे ट्रॉन चेन पे हो, चाहे इथेरियम चेन पे हो। बाकी कुछ बच्ची कुछ ही 10% हो सकती है अलग चेन पे, तो सारे ऑप्शन यहीं पे है, तो यही कर लो, हमारी नजर रहेगी। स्टॉप लॉस लगा के रखा है, वो स्टॉप लॉस की वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी आगे एग्जांपल में देखते हैं। अब जब ये ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे लाइव आप एप्लीकेशन कि आज की डेट में ये तीनों चेन में से तीनों एक्सचेंज जो कि डिसेंट्रलाइज, कौन कौन से करेंसी ने ग्रोथ किया वो आप लाइव चेक कर सकते हैं। उसके अलावा टॉप 10 जो बोरोवर है उन्होंने कितना आज प्रॉफिट जेन किया,
उनके लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलेट एड्रेस के साथ चेक कर सकते हो कौन कौन से करेंसी में इन्होंने स्वैपिंग किया या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बने। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है जैसे सेंट्रलाइज में होता है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों का ट्रेडिंग का फॉर्मूला अलग है। डिसेंट्रलाइज में एक तो आप स्वैपिंग कर सकते हैं या आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर इनमें से काफी सारे लोगों ने पैनकेक में या फिर मेटामास्क में या फिर ट्रस्ट वैलेट में स्वैपिंग के कॉइन कन्वर्ट किए हैं, मान लो आपके पास ट्रॉन पड़े, आपको यूएसडीटी बनाना है, तुरंत आदमी स्वैप में जाता है और स्वैप में जाके अपने यूएसडीटी डाल के ट्रॉन को कन्वर्ट करता है, स्वैप करता है। लेकिन 9% लोग नहीं देखते हैं कि मैंने जो ट्रॉन कन्वर्ट किए यूएसडीटी में, यूएसडीटी कन्वर्ट किए ट्रॉन में, उनका क्या रेट लगा, कितनी फीस लगी। 99% लोग नहीं देखते, तुरंत उनको स्वैप किए, फटाफट स्वैप कर भाई, मुझे लगाना है कहीं। करते कि नहीं करते भाई साहब? वहां पे रेट हाई लिए जाते, फीस दी जाती है और यही सारा चला जाता है बोरोवर, क्योंकि बोरोवर एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के बैठ जाते हैं या फिर स्वैपिंग में बैठ जाते हैं। इसीलिए जिस दिन आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का जादू समझ में आ जाएगा, उस दिन जो ये बोल रहे ना कि यार 1% ज्यादा है, वो 1% पे नहीं 2% ब्याज पे लेके काम करना चालू करे। लेंडर कम और बोरोवर ज्यादा बने। जिस दिन आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का मैजिक समझ में आएगा, लोग पागल नहीं है दोस्तों। सेंट्रलाइज एक्सचेंज को लोग अवॉइड करते जा रहे हैं क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी होता है। अगर आपने बड़े बड़े एक्सचेंज में, बाइनेंस की बात कर रहा हूं, फ्यूचर में कभी बड़े बड़े अमाउंट लेके ट्रेडिंग करना, भाई सब बाइनेंस ने रडार लगा रखे कि कितने कितने एवरेज पे कितना कितना माल पड़ा है, वहां तक वो ले आके सारा माल खा के वापस ऊपर चला जाता। मैं भुगत भोगी हूं, ऐसे कई मिलेंगे आपको, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड है, सेंट्रलाइज है, सारा सिस्टम उसके हाथ। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसे नहीं होता। डिसेंट्रलाइज में पब्लिक खुद वही स्वैपिंग में बैठ जाती है, वही लिक्विडिटी प्रोवाइडर में बैठ जाती है, कुछ कंपनी के मालिक खुद लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, दोनों का डिफरेंस पता चलेगा, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज एंड व्हाट इज सेंट्रलाइज, तब आपको बहुत मजा आएगा। जो होशियार है, समझदार है, कभी भी अपनी बड़ी एसेट सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं रखेगा, चाहे बाइनेंस क्यों ना। क्योंकि 4 महीने पहले आपने देखा होगा कि बाइनेंस के पास सेकंड नंबर का एक्सचेंज था, एफटीएक्स खत्म हो गया भाई साहब, जिसके अंदर लाखों लोगों के अरबों खरबों डॉलर की एसेट स्वाहा हो गई। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर डिसेंट्रलाइज वैलेट के अंदर अपनी एसेट रखते, जिसका मालिक वो खुद है, दूसरा कोई नहीं है। उसके परमिशन के बगैर कोई भी उसको नहीं छेड़ सकता। जब तक आपके पास फ्रेज है, किसी को नहीं दिए, दूसरे किसी की ताकत नहीं है। और आपको एक चीज और बता दूं, दुनिया में सभी लोग बोलते हैं बाइनेंस की सबसे ज्यादा ब्रोकरेज है, दुनिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज है, बिल्कुल है, लेकिन ब्रोकरेज ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क जितनी नहीं है। अब चेक कर लेना, यही तो ताकत है डिसेंट्रलाइज की, पता नहीं चलता। आज दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन मेटामास्क या ट्रस्ट वैलेट पे ही होते हैं, और बड़े बड़े एसेट भी लोगों ने उसी में लगा रखे हैं, क्योंकि वो एक हार्ड वैलेट है, सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस के कारण। क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये जो लोन ले रहे यार, ये
जरूरी है कि डेली के डेली प्रॉफिट करें? हमारा पैसा डायरेक्ट लोन वाले के पास जा रहा है फिनट्रस्ट के थ्रू। फिनट्रस्ट एक मीडिएटर है। अगर उसने लॉस कर दिया भाई साहब तो क्या होगा यार, मैं किसको मांगने जाऊंगा? फिनट्रस्ट तो देगा नहीं, फिनट्रस्ट ने लिया नहीं है, मैंने सीधा बोरोवर को दे दिया। फिनट्रस्ट केवल प्लेटफॉर्म है, लेकिन हाँ फिनट्रस्ट ने इसका ख्याल रखा है कि हमारा कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी लेंडर लॉस ना करे। बोरोवर लॉस करे वो कमा लेगा क्योंकि वो ट्रेडर है। आज अगर लॉस किया तो कल परसों कमा भी सकता है, लेकिन हमारा इन्वेस्टर कहां से कमाएगा भाई साहब? तो वो देखते हैं कैसे प्रॉफिट और कैसे लॉस की कैलकुलेशन। हम लोग क्या है एज ए लेंडर, ठीक है, हमें क्या मिलता है? डेली का 1% और टीम वर्क का 0.92%, मतलब कुल मिला के 1.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसके सामने 2% जनरेट होता है तो क्या इस सिस्टम चलेगा या बंद हो जाएगा? एडमिन नहीं है, एडमिन लेस है, डिसेंट्रलाइज है, P2P है, क्योंकि आपका पैसा डायरेक्ट कहां जा रहा है? बोरोवर के पास। बोरोवर कौन है? ट्रेडर है। इनकी क्या कंडीशन है? एक दिन के लिए लेते हो 2.5%, 7 दिन के लिए लेते हो 2%। 2% के सामने 1.92%, तो यहाँ पे भी 0.08% का प्रॉफिट फिनट्रस्ट के पूल में जाता है। प्रॉफिट विड्रॉल पे 5% जाता है। ये कैलकुलेशन देखना सिस्टम की इनकम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 मार्जिन पे बोरोवर ने लोन ले लिया, कोई 20% हो सकता है, 30%, 40%, 50%। तो किसी एक का एग्जाम्पल तो आपको देना पड़ेगा, तो मैं दे रहा हूँ 50-50 का। 50-50 में जितना आपके पास बैलेंस है उतना ही आप लोन ले सकते हो। मान लो आपके वैलेट में GP20 पड़ा है $1000, $1000 का लोन लिया और $2000 पे आप स्वैपिंग करने लग गए या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन गए और पूरे दिन में 7% का प्रॉफिट किया, मतलब 140। ठीक है। अब सिस्टम को भी आपने 1000 का लोन लिया है तो 2% देना है, $20। उसके बावजूद भी $120 का प्रॉफिट आपने किया। अब मैं आपको दूसरी तरह से एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आपने आज लोन नहीं लिया होता, $1000 पे स्वैपिंग या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के बैठ जाते और 7% ही कमाते तो आपका प्रॉफिट केवल $70 होता। या आपने लोन, क्योंकि आपके पास फंड नहीं, आपको ट्रेडिंग, आपको पता है डिप क्या है, कैसे ट्रेडिंग करना है, क्या करना है, आपने लोन ले लिया। लोन भी चुकाने के बाद $120 बच गया, मतलब आपके कैपिटल पे अगर परसेंटेज निकालते हैं तो ये 12%, 7% की जगह 12%। ये हो गई वीक सिचुएशन दोस्तों। अब इसी एग्जांपल को मैं उल्टा लेता, निगेटिव लेता। जरूर नहीं, लॉस भी होता है, ट्रेडिंग है भाई साहब। अगर लॉस हो गया तो हमारे इन्वेस्टर का, लेंडर का क्या? क्योंकि ये तो P2P है, मीडिएटर के लिए फिनट्रस्ट, वॉचिंग के लिए, मॉनिटर के लिए, वैलिडेशन के लिए फिनट्रस्ट है। इसीलिए फिनट्रस्ट ने पहले ही जब हम लोन लेते हैं, मार्जिन सिलेक्ट करते हैं, उसी समय आपके इन्वेस्टमेंट पे, ना कि ट्रेडिंग पे, स्टॉप लॉस लगाया जाता है आपके अमाउंट के ऊपर कि इतना फला फला अमाउंट आपने लॉस कर दिया तो आपके टोटल ट्रेड स्क्वायर अप हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब देखिए कैसे होता है। वही एग्जांपल लेते हैं 50-50 का। 1000 आपका था, 1000 का लोन लिया, 2 पे आपने ट्रेडिंग किया। जैसे ये ट्रेडिंग चालू करते हो, लोन लेते हो, उसी समय 30% का आपका स्टॉप लॉस बच जाता है। कितना? 30%। और जैसे 30% लॉस को आप टच करते हो, आपके ट्रेड क्लोज हो जाते हैं। उसी को स्टॉप लॉस बोलते हैं। $600 का लॉस किया, आपकी लिमिट खत्म। भाई साहब हमारे लेंडर बोरोवर को बचाना है, नहीं तो बेचारे घर चले जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। उनकी सेफ्टी हमारे लिए सर्वोपरि, ये सिस्टम का मान। अब बचा कितना भाई साहब? 1400। 1400 में से ऑटोमेटिक इंस्टेंट जो लोन दिया था वो निकल जाता है और 7 दिन का ब्याज निकल जाता है, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। आपको
आपको जैसे इन्वेस्टमेंट के समय 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप बीच में नहीं निकल सकते हो, डेली आपको 1% मिलना ही मिलना है। तो लोन लेने वाले का भी 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लगता है, तो डेली 2% लगना ही लगना है, चाहे वो पहले दिन में लॉस करे या 7वें दिन में लॉस करे। तो 7 दिन का 14% हो गया भाई साहब, $140। अब मान लो किसी ने पहले ही दिन लॉस कर दिया, वो भी $140 लगना है। तो ऐसे कंडीशन में फिनटॉस का एक दिन का 14% का प्रॉफिट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 1.92%। तो बाकी का कहां जाता है, 1.92% सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होगा और बाकी का फिनटॉस के अपने पूल वैलेट में चला जाएगा और उसमें से बचा हुआ $260 बोरोवर के अकाउंट में चला जाएगा। भाई साहब ये बचा पकड़ो। तो ये है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और वो भी पूरा डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरे चार्ट के साथ। अगर आपने इस चार्ट को दोस्तों स्टडी कर लिया, समझ लिया कि कैसे एनोनिमस नोड जनरेट होते हैं, सुपरवाइजरी अलग अलग नोड बनते हैं रैंडमली, जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफी जनरेट होती है, बोरोवर का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जनरेट होता है, मल्टीपल सिग्नेचर जनरेटर होते हैं, डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट अलग बनता है, लेंडिंग एग्रीगेटिंग पूल अलग बनता है, उसके बाद डेस्क के साथ कनेक्ट होते हैं,